हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक कॉलेज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं NIOS क्लास 10 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 इससे पहले मैंने पढ़ा दिया था, जिसमें हमने रेनेसां रिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था बहुत सारा। डिस्कवरी ऑफ साइंस, डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स वगैरह के बारे में हमने डिटेल से देखा था। आज हम लोग देखेंगे एज ऑफ रेवोल्यूशंस। बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में। मेनली 19th सेंचुरी में बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए, जैसे अमेरिका में हुआ, फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ, इटली में हुआ, रशिया में हुआ। तो हम इनमें पढ़ेंगे। ठीक है। और ये रेवोल्यूशंस कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ही देन थे। पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उन्हीं का इम्पैक्ट फर्दर इन रेवोल्यूशंस में पड़ा। ठीक। और कहीं ना कहीं रेनेसा, आप दोनों चीज़ों को कह सकते हो, रेनेसा, रिफॉर्मेशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इन तीनों का इम्पैक्ट था जो ये फर्दर रेवोल्यूशंस हमें देखने को सामने में मिलते हैं। सबसे पहले जो रेवोल्यूशन आया वो था आपका ग्लोरियस रेवोल्यूशन। अब देखो, मैं एक चीज और यहाँ पे बता दूं, एक रेवोल्यूशन के पीछे बहुत सारी हिस्ट्री होती है ना। बहुत सारी बातें होंगी, फिर उसके इवेंट्स कैसे कैसे हुए। वो जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो, अगर कोई यहाँ पे लिखते हैं हम, जैसे यहाँ पे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, अगर मान लो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें, तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आप जानते हो कितनी लंबी लड़ाई लड़ी गई है ना, 200 साल की लड़ाई थी लगभग लगभग। और उसमें कितने सारे इवेंट्स हुए। ठीक है। तो आपकी बुक में इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया नहीं गया, यहाँ पे बहुत ही समराइज्ड वे में छोटा सा दिया गया है। ठीक है। हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन उठे, बहुत कुछ हुआ होगा, बिल्कुल हुआ था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही समराइज्ड वे में दिया गया और आप उतना ही पढ़ें। ठीक। फर्दर आपको फ्यूचर क्लासेस में मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहला रेवोल्यूशन कौन सा हुआ यूरोप में? ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ये कब हुआ? 1688 में इंग्लैंड में। ठीक। अब इस रेवोल्यूशन को माना जाता है कि ये एक इंस्पिरेशन बना बाकी सारे रेवोल्यूशंस के लिए। क्यों? क्योंकि इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्यों कहते थे? क्योंकि इसमें कोई ब्लड शेड नहीं हुआ। ठीक है। बिना किसी के जान गए हुए ये रेवोल्यूशन हुआ। हुआ क्यों था? क्योंकि वहाँ इंग्लैंड का जो राजा था जेम्स 2, लोग उसमें, लोग जो थे उसको पसंद नहीं करते थे। ठीक है। उसने क्या कर रखा था, एक बहुत बड़ी आर्मी रखी हुई थी। ठीक। अब आर्मी बड़ी रखी है तो उसमें कितना खर्चा होगा, सोच कर देखो। साथ में वो क्या करता था, जो रोमन कैथोलिक्स थे, हमने पढ़ा था ना, रोमन कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट बट दो पार्ट में बट चुकी थी क्रिश्चियनिटी। तो रोमन कैथोलिक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी गवर्नमेंट जॉब में, आर्मी में, यूनिवर्सिटीज़ में, एज कम्पेयर टू प्रोटेस्टेंट्स और दूसरे रिलीजन के लोगों को। अब ऑब्वियसली बात है, जब ऐसा भेदभाव होगा तो लोगों में गुस्सा तो भरेगा ही भरेगा, है ना। तो वही हुआ। और टैक्सेस वगैरह भी बहुत थे। तो बाद में हुआ क्या कि पार्लियामेंट में, है ना, जेम्स 2 को गद्दी से हटा दिया पार्लियामेंट ने, हटा दिया जेम्स 2 को गद्दी से, और उसकी बेटी मैरी 2 और उसके हस्बैंड विलियम 3 को गद्दी पे बैठा दिया गया। विलियम 3 कौन था? प्रिंस ऑफ ऑरेंज था। ठीक। और इस तरीके से जेम्स 2 का अंत होता है और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है। ठीक। यहाँ पे इस रेवोल्यूशन से दिखाया गया कि पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है कि वो मोनार्क को चेंज कर सकता है। ठीक। तो इतना सा आपके बारे में दे रखा है ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बारे में आपकी बुक में। फिर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आया। देखो, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 18th सेंचुरी में हुआ। आप जानते हो कि कहीं ना कहीं जो सारे आज के लिबरल आइडियाज है ना, जो आपको राइट टू स्पीच, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी की बातें करते हैं, वो कहीं ना कहीं दो रेवोल्यूशन से सामने आए, अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक। अब देखो, अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका को ढूंढा किसने था? कोलंबस ने ढूंढा था। उससे पहले वहाँ नेटिव नेटिव अमेरिकन रहते थे, है ना। फिर यूरोपियंस जाने लग गए, वहाँ जाके रहने लग गए। ठीक है। बहुत सारे यूरोपियंस जाके जाने लगे क्योंकि वो लैंड बहुत बड़ी थी, अभी तक कोई जानता नहीं था उसके बारे में, अचानक डिस्कवर हो गई। तब बहुत सारे इंग्लैंड से और यूरोप से लोग जाने लग गए, वहाँ जाके बसने लग गए। ठीक है। और खास करके वो लोग भागने लग गए थे जिनका रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा था। मतलब आप देख रहे थे ना कि दो पार्ट में बढ़ चुका था क्रिश्चियनिटी, तो कहीं ना कहीं रिलीजियस परसिक्यूशन भी उनका हो रहा था, है ना, एक दूसरे को मार रहे थे। तो लोग ऐसे डर के माहौल में कहीं ना कहीं नई लैंड में की तरफ ही भाग गए। तो धीरे धीरे जब वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और ऊपर से न्यू लैंड थी, तो वहाँ बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज थी, है ना। आपको नेचुरल रिसोर्सेज भर भर के थे, तो लोग चाहते थे वहाँ जल्दी से जल्दी जाके कब्जा कर ले और
अपना बिजनेस खोल लें वहाँ पे। ठीक। तो वहाँ पे लगभग लगभग 13 ऐसी कॉलोनीज बनाई गई। ठीक। मतलब 13 स्टेट्स बना दिए गए आप समझो। ठीक। और उन सबकी अपनी लोकल असेंबलीज थी जो लोकल प्रॉब्लम्स है उनको सेटल करने के लिए। बट ये पॉलिसी, ये जो कॉलोनीज थी ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल के अंडर ही आती थी। ठीक। क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो यहाँ के इकोनॉमिक पॉलिसी को गवर्न करते थे। ठीक है। और गवर्न कैसे करते थे? अपने फायदे के लिए। वो ऐसे रूल्स बनाते थे जिससे इनका फायदा ना हो कॉलोनीज का, सिर्फ अपना फायदा हो ब्रिटिशर्स का, जो वो इंडिया में भी करते थे अप्लाई, है ना। उन्होंने ऐसे ऐसे पॉलिसीज बनाई कि यहाँ अमेरिका में कोई भी बड़ी इंडस्ट्री डेवलप ना हो पाए, खास करके आयरन और टेक्सटाइल की। क्योंकि अगर वहां पे डेवलप हो जाती तो फिर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को कंपटीशन देते, वो जो वो चाहते नहीं थे। फिर अमेरिका वगैरह से एक्सपोर्ट होता था शुगर, टोबैको, कॉटन, है ना, इंग्लैंड पे। और इसके प्राइसेस कौन डिसाइड करता था? मदर कंट्री इंग्लैंड डिसाइड करती थी। ठीक है। अब इस इन सब को देख करके वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका में जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी वहाँ पे अपोजिशन शुरू हुआ। भाई हमें फ़ायदा होना चाहिए, हर कोई चाहता था। लोग इतनी दूर आए इसलिए थे फ़ायदे के लिए, लेकिन यहाँ भी ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे। दूसरी तरफ अगर ब्रिटिशर्स को देखो तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? वो इंडिया में भी थे और इंडिया में उनकी लड़ाई चल रही थी फ्रांस के साथ। ठीक है। अब लड़ाई कोई फ्री में तो होती नहीं है, बहुत पैसा चाहिए होता है। तो वो पैसा कहाँ से आता था? वो अमेरिकन कॉलोनीज से आता था कहीं ना कहीं। वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे, टैक्स बढ़ा दिया था उन्होंने कॉलोनीज में। ठीक। 1765 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक स्टैंप एक्ट पास किया। उन्होंने बोला कि जितना ही बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, जैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो, डीड्स हो, मॉर्टगेज हो, न्यूज़पेपर हो, पैम्पलेट हो, इन सब पे टैक्स लगेगा, स्टैंप टैक्स लगेगा। ठीक। और इस टैक्स से वो क्या करते थे? वहाँ पे ब्रिटिशर्स, अमेरिका में ब्रिटिश आर्मी के लोग रहते थे, 10,000 ब्रिटिश आर्मी के लोग थे अमेरिका में, उनका खर्चा इसी टैक्स से उठाया जाएगा। ठीक। अब जब ये एक्ट आया तो कॉलोनी के सारी कॉलोनीज के लोगों ने उसको अपोज किया। कौन पसंद करता है हम पे टैक्स बढ़ा दिया जाए ना। तो मान लो 1 रुपए की चीज, जब उस पर मान लो 1 रुपए और टैक्स बढ़ा दी गवर्नमेंट, तो हम उसको अपोज करेंगे ही ना। हम कहेंगे अरे यार क्यों बढ़ा रहे हो, टैक्स मत बढ़ाओ। और वो भी टैक्स हमारे किसी फायदे का नहीं है, वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, तो हम तो उसको अपोज करेंगे ही करेंगे, है ना। वही हुआ। तो इस प्रेशर में आकर के जब अपोज बहुत ज्यादा होने लग गया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्टैम्प एक्ट जो था वो हटा दिया 1766 में। लेकिन उनमें से एक चीज पर टैक्स नहीं हटाया, वो क्या थी? टी। टी पर टैक्स नहीं हटाया। फिर 16 दिसंबर 1773 को कुछ अमेरिकन ने भेस बदल के नेटिव इंडियंस का और जहाज़ों पर चढ़ गए ईस्ट इंडिया कंपनी के। और वहाँ उन्होंने क्या किया, जितनी भी चाय का जो आ रखा था ना, जहाज पे जितनी भी चाय थी, चाय कहाँ से आती थी? इंडिया से जाती थी मेनली, है ना। तो वो उन लोगों ने समुद्र में फेंक दिया सारा का सारा कंसाइनमेंट। अब इस इंसिडेंट को क्या कहते हैं? हम बॉस्टन टी पार्टी कहते हैं। ठीक। जब ये हुआ तो भाई पार्लियामेंट ने पोर्ट ऑफ बॉस्टन को बंद कर दिया। ठीक। जब पोर्ट ऑफ बॉस्टन बंद हो गया तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रिगर पॉइंट था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का स्टार्ट का। ठीक। फिर होता क्या है कि जो 13 कॉलोनी के रिप्रेजेंटेटिव थे वो सब पहली बार मिलते हैं। इसको क्या बोला गया? फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस एट फिलाडेल्फिया इन 1774। ये लोग सब बैठ के एक जगह पे मिलते हैं और उन्होंने इंग्लैंड के किंग से अपील की कि वो कोई भी टैक्स अगर हम पे थोपते हो तो पहले हमसे क्या कर लिया करो, विचार विमर्श कर लिया करो, है ना। मतलब कि हमसे कंसेंट ले लिया करो। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो हम पे थोप दिया और हमसे पूछो नहीं। अब राजा को लगा कि ये लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं, है ना। उसको लगा ये मेरे खिलाफ बगावत कर रहे हैं, रिबेलियन कर रहे हैं, है ना। उसने डायरेक्ट वार छेड़ दिया। ठीक। जब वार छेड़ दिया तो फिर लड़ाई हुई दोनों की तरफ। ठीक है। फिर फाइनली एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आता है, इंग्लैंड हार जाता है और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आता है 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में, जिससे कि इंडिपेंडेंस घोषित कर दी गई ब्रिटेन से अमेरिका को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया और एक कोऑपरेटिव यूनियन बनाया गया। ठीक है। और इसने पूरी दुनिया को इंस्पायर किया कि किस चीज़ पे एम्फेसिस? इक्वालिटी पे, राइट टू लाइफ पे, लिबर्टी पे, है ना, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस पे।
ठीक, एक बिल ऑफ राइट्स डेवलप किया गया जिसमें बोला गया कि लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस होगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा, जस्टिस अंडर लॉ होगा। ठीक है, तो अमेरिकन रेवोल्यूशन से क्या निकल के आए, कहीं ना कहीं हमारे सामने जो आज का यूएस है उसका जन्म हुआ। ठीक है, तो ये था आपका अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो बहुत सारे इवेंट्स हुए इसमें भी, लेकिन आपको क्या किया आपकी बुक में एज अ समरी दे रखा है। ठीक है, मेजर एक दो पॉइंट दे करके समरी दे दिया। फिर दूसरा एक बड़ा रेवोल्यूशन यूरोप में हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये भी 18th सेंचुरी में था, है ना। आप जानते हो यूरोप में फ्यूडलिज्म कितना ज़्यादा था, है ना। तो फ्यूडलिज्म के कारण टॉप पे तो मोनार्क होता था। और वहाँ सोसाइटी जो थी 3 क्लासेस या स्टेट्स में बटी हुई थी। फर्स्ट स्टेट जो था क्लर्जी का था, जो चर्च के पादरी वगैरह होते हैं ना, उनका था। सेकंड स्टेट नोबिलिटी का, जो नोबल्स थे उनका। नोबल्स कौन होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो लोग, है ना। अब ये लोग एंजॉय करते थे सारे लग्जरीज, मेन प्रिविलेज जिसको, ओवर रिलीजन एंड गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। नोबिलिटी सबसे ज़्यादा मौज काट रहा था। और थर्ड स्टेट कॉमनर्स का था। इसमें कौन कौन लोग थे, पीजेंट्स थे, सिटी वर्कर, मिडिल क्लास। और इन्हीं पे सबसे ज़्यादा टैक्स का बर्डन था, इन्हीं को टैक्स भरना होता था। वो लोग बाकी फर्स्ट और सेकंड स्टेट मजे करते थे। ठीक है, फ्रांस की इंटरनल कंडीशन बहुत बुरी थी उस जमाने में, एकदम रेवोल्यूशन के कगार पे खड़ी थी। इतना टैक्सेस था, गरीब आदमी बहुत परेशान था। ठीक है, ऊपर से लुइस 16 और उसकी वाइफ मैरी एंटोनेट जबरदस्त लग्जरी लाइफ जीते थे। वो इतनी लग्जरियस लाइफ जीते थे कि उन्होंने जो देश का खजाना था वो भी खत्म कर दिया। ठीक है, कंट्री को बिल्कुल बैंकरप्ट बना दिया। अब जब बैंकरप्ट बना दिया तो क्या करेगा वो, पैसा फिर से लोगों से उगाही करेगा, है ना, टैक्स बढ़ाएगा, टैक्स बढ़ा के लोगों से पैसा लेगा। लेकिन टैक्स बढ़ाने के लिए वहाँ एक रूल था कि तीनों स्टेट्स को बुला करके मीटिंग करनी पड़ती थी, उसके बाद ही टैक्स बढ़ सकता था। ठीक है, लोगों के अप्रूवल होने पे। तो राजा को मजबूरी हो गई कि राजा को बुलाना पड़ा सबको, है ना। एक कॉन्फ्रेंस रखनी पड़ी कि भाई आओ सब बात करते हैं, टैक्स बढ़ाना मेरे को। तो मीटिंग रखी गई, सब आए, क्लर्जी, नोबिलिटी, कॉमनर्स, 1789 में। लेकिन थर्ड स्टेट इस बात पे अड़ गया कि सबको इक्वल राइट होना चाहिए जब आप वोटिंग कर रहे हो। होता क्या था कि क्योंकि थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो सबसे ज्यादा थे, ठीक है, लेकिन उनको वोटिंग राइट सबसे कम दे रखा था। हम्म, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सबको बराबर राइट दो। तुम्हारा एक वोट एक है तो हमारा एक वोट आधा वोट कैसे हो सकता है, हमारा एक वोट भी एक वोट मान के चलो। ठीक है, तो इस पे फर्स्ट और सेकंड स्टेट नहीं माने, एग्री नहीं किए। तो थर्ड स्टेट वॉकआउट कर जाता है, उस मीटिंग से बाहर निकल जाता है। ठीक है, उन्होंने कोशिश की कि माने, प्रेशर वगैरह किया, धरना वरना किया, नहीं माना। नहीं माना तो उन्होंने, थर्ड स्टेट ने कहा कि भाई हम ही सबसे ज़्यादा है, हम ही टैक्स पे करते हैं, तो हम राजा और फर्स्ट फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को मानते ही नहीं है। ठीक है, हम उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने कहा कि जो भी एम्पायर की पावर थी वो हम अपने हाथ में लेते हैं, और हम ही लॉ वगैरह सब बनाएंगे, हम ही गवर्नमेंट है अब। ठीक, उन्होंने एक फ्रेंच डॉक्यूमेंट पास किया, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ठीक है, जो अडॉप्ट कर लिया गया बाद में, ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ प्रीएम्बल ऐड किया गया 1791 में। और ये किससे इन्फ्लुएंस था, यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से, जिसमें लिखा गया था इक्वालिटी ऑफ ऑल मैन, सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, लिबर्टी ऑफ, right to liberty, property, security, right to education, freedom of speech, right to be informed, right of the poor to public assistance, टॉर्चर या स्लेवरी पे बैन, है ना, रिकॉग्निशन ऑफ द पीपल ऑफ टू चूज देयर गवर्नमेंट, एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स फॉर एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक ऑफिसेस। मतलब आज के डेट में आप जो भी एक्सपेक्ट करते हो कि आपके जो राइट्स हैं वो सारा का सारा यहाँ पे मेंशन किया। बहुत आप सोच सकते हो, मतलब बहुत सोच समझ के ये चीज़ें लिखी गई होंगी ना, बहुत डिस्कशन के बाद लिखी गई होंगी, टाइम भी लगा होगा इसको लिखने में, है ना। फिर होता क्या है कि ये लोग ये चीज़ों को अपने हाथ में लेकर के खुद गवर्नमेंट बना लेते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद भी बहुत सारी कहानी थी, वो बीच की गायब हो गई, यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं भी नहीं अभी बता रहा हूँ क्योंकि वो आपके सिलेबस में शायद नहीं है ना, और फिर बेकार हो जाएगा बताना। फिर होता क्या है, फ्रेंच का रेवोल्यूशन ओवर होता है,
फिर बाद में नेपोलियन आ जाता है सत्ता में, ठीक है। 1789 से लेकर के 15 साल तक वो लड़ाई करता है और एक बहुत बड़ा फ्रांस का रिपब्लिक बनाता है। पहले क्या था, फ्रांस छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, है ना। और कुछ एक जो आज के डेट में फ्रांस पूरा एक यूनाइटेड दिखता है आपको, लेकिन पहले क्या था, एक छोटी जगह पे फ्रांस था, बाकी अगल बगल एरियाज थे जो कभी दूसरी कंट्री के अंडर में होते थे, कभी फ्रांस के अंडर में होते थे, ऐसे आना जाना लगा रहता था, समझो, है ना। तो लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, लड़ाई की, जर्मनी से की, उसने रशिया से किया, है ना, ऑस्ट्रिया से किया, प्रूशिया से किया, इन सब से लड़ाई कर कर आके उसने एक बड़ा सा फ्रेंच रिपब्लिक बनाया, ठीक। फ्रांस में फिर गवर्नमेंट का चेंज होता है ना। फ्रांस में हम क्या देखते हैं, चेंज इन गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, सोसाइटी, कल्चर, सब कुछ चेंज हो गया फ्रांस में, ना। फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया नेपोलियन बोनापार्ट के अंडर में। फ्रेंच रेवोल्यूशन का गाइडिंग प्रिंसिपल क्या क्या थे, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी। लिबर्टी तो आप समझ रहे हो, फ्रेटर्निटी मतलब होता है बंधुत्व कहते हैं हिंदी में, ठीक है, मतलब एज अ ब्रदरहुड कह सकते हो, ब्रदरहुड, है ना। और इक्वालिटी। और ये जो रेवोल्यूशनरीज थे, फ्रेंच रेवोल्यूशनरी, वो लोग कहीं ना कहीं किन से इंस्पायर्ड थे, बड़े बड़े थिंकर्स से, वोल्टायर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो से, इनके वो पढ़ते थे, है ना। तो मैंने बोला ना, रेनेसा बहुत ही इंपॉर्टेंट था और रिफॉर्मेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था इन सारे रेवोल्यूशंस के लिए। रेनेसा से क्या हुआ कि लोग सोचने लग गए, विचार लिखने लग गए अपने, है ना, अलग अलग चीज़ों को, जो पुराने ज़माने से चला आ रहा था, ब्लाइंड फेथ, क्वेश्चन नहीं करना, उन सब पे क्वेश्चन खड़ा करने लग गए। जब वो क्वेश्चंस खड़ा करने लग गए, बड़े बड़े थिंकर्स बैठने लग गए, बातें उठाने लग गए, वो चीज़ों को लोग पढ़ने लग गए, क्योंकि प्रेस आ गई थी, बहुत इजीली अवेलेबल हो गया था मटेरियल, लोगों के पास पेपर्स आ गया था, बुक्स आ गई थी। तो इस चलते और भी ज़्यादा वो रैपिडली डेवलप होने लग गया, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट था रेनेसां और रिफॉर्मेशन, ठीक। अब हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब देखो, इटली ना, जो आज की डेट में आप देखते हो वो ऐसा था नहीं। पहले वो ना बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था, ठीक। जैसे कि वेनिशिया था, टू सिसिलीस थे, पापल स्टेट्स होते थे, सार्दिनिया, टुस्कैनी, ऐसे करके छोटे मोटे बहुत सारे देश थे, ठीक है। आप जानते हो मिडिल एजेस में क्या था, चर्च का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। चर्च में हाईएस्ट अथॉरिटी किसकी होती, पोप की होती थी। तो वो रिलीजियस मैटर के साथ साथ पॉलिटिकल मैटर्स भी बहुत ज्यादा हैंडल करता था, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पावर थी उसकी। और जो जो एरियाज उसके अंडर आते थे, उनको क्या कहते थे वो, पापल स्टेट्स, मतलब जहाँ पे उसकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा चलती थी, उन जगहों को पापल स्टेट्स कहते थे, ठीक। उस जमाने में भी इटली था एक, लेकिन आज जैसा इटली नहीं था, ठीक है ना। तो आप जानते हो रेनेसां के कारण इटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर बन चुका था। वहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही थी, बैंकिंग हो रहा था, फॉरेन ट्रेड्स वगैरह हो रहा था, है ना। बाहर से लोग आते थे, दुनिया भर की बातें होती थी। अब पहले की ये पहले की बात करें अगर, रेनेसां से पहले, तो फ्रांस और जो रोमन अम्पायर था, उनकी आपस में कहीं ना कहीं लड़ाई चलती रहती थी कि इटली पे हमारा कब्जा हो, ठीक। अब इटली को हमेशा डर लगा रहता था फ्रांस कहीं उसको अपने अंडर ना कर ले। तो जो इटली के रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया, अपने आप को यूरोपियन किंग्स के थ्रू, यूरोपियन किंग्स के तरफ अलाइन कर लिया। जो जिन जिनका मतलब फ्रांस के साथ नहीं बनती थी, उनके साथ इन्होंने दोस्ती कर ली, ठीक। जब फ्रांस रिपब्लिक बना, अभी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, तो इटली में भी ये बात उठने लगी कि हम भी एक हो सकते हैं, हम भी एक बड़ा नेशन बन सकते हैं जैसे फ्रांस बन गया है, ठीक है। तो 1796 से 1840 तक नेपोलियन बोनापार्ट लड़ाई में लगा रहा, लेकिन वो कहीं ना कहीं हारने लग गया फिर बाद में यूरोपियन पावर से, है ना। और इसके पीछे इटालियन जो सीक्रेट सोसाइटीज थी, उनका भी हाथ था, ठीक। अब कुछ एक रेवोल्यूशनरीज थे, जैसे कि मजीनी, गारबिल, गारीबाल्डी, ठीक है। ये इन लोगों ने सीक्रेट सोसाइटीज चला रखी थी, ठीक। और ये लोगों को इंस्पायर करते रहते थे कि हम इटालियंस को भी एक होना चाहिए, एक इटली होना चाहिए, ठीक है। 1849 के बाद से किंगडम ऑफ पिडामोन सार्डिनिया, जिसका मोनार्क विक्टर इमैनुअल था, है ना, वो एक रोल प्ले करने लग जाता है, एक्टिव रोल, वो सामने आता है कि यूनिफिकेशन की बातें करना चालू कर देता है, ठीक है। अब जब मोनार्क की बातें करने लग जाता है इटली की, तो ये बड़ी बात हो जाती है। एक सीक्रेट सोसाइटी के लोग कुछ बातें कर रहे हैं, ठीक है, लोग इन्फ्लुएंस होते होंगे, लेकिन वो बात नहीं आती। लेकिन जब एक मोनार्क आ जाता है ना, राजा ही आ जाता है सामने खड़ा होकर कि नहीं, हम सबको एक होना है, तो फिर बात अलग हो जाती है। तो
इमैनुअल के लीडरशिप के में ही उसका प्राइम मिनिस्टर था, है ना, कैवर, उसने ऑस्ट्रियंस को हटाया कुछ एक एरिया से, जैसे लोम्बार्डी, टस्कानी, मोडेना। ऑस्ट्रिया का कब्जा हो रखा था इटली पे, सोच के देखो, ठीक है। और गार्बिदाली ने रिवोल्ट को लीड किया, कहाँ, सिसिली और नेपल्स में। वहां भी उनको रिवोल्ट करके एक उसने आज़ादी दिलाई। और उसके बाद उसने क्या किया, सिसिली और नेपल्स को इमैनुअल को दे दिया और उसको किंग ऑफ इटली घोषित कर दिया गया। बाद में रोम और वेनेशिया भी इटली में जुड़ गए, ठीक। इस तरीके से पूरा इटली का यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। देखो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ पे आपके बुक में बहुत ही शॉर्ट में दे रखा है, तो आप इतना ही जानो, ठीक है। फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी भी ऐसे ही टूटा हुआ था। देखो जर्मनी ना पहले हम्म, पहले जर्मनी बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में था, जैसे इटली था, है ना, फ्रांस था। 39 टोटल स्मॉल स्टेट्स थे, ठीक है। और इन पे कब्जा को कौन कर रखा था, फिर से वही ऑस्ट्रिया और प्रूशिया करके एक होता था कंट्री। प्रूशिया कौन था, जो आज के जर्मनी के स्टेट्स हैं, है ना, प्लस लैटविया, लिथुआनिया, हाँ, पोलैंड के कुछ हिस्सा, रशिया का कुछ हिस्सा, ये सब मिलाकर के एक बड़ा सा एक राज्य था जिसका नाम था प्रोशिया, ठीक। प्रोशिया और रशिया का कहीं ना कहीं कब्जा था जर्मन के पूरे एरिया पे। तो उस जमाने में प्रूशिया का किंग कौन था, काइजर विलियम वन, ठीक है। उसने अपने प्राइम मिनिस्टर बिस्मार्क को बोला कि तुम जर्मनी को यूनिफाई करो, ठीक, अंडर प्रूशिया। और उसने कहा कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस दोनों को बिल्कुल इस एरिया से निकाल फेंको। बिस्मार्क बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव आदमी था, ठीक है, और वो चाहता भी था कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो। उसने क्या किया, सबसे पहले अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया, ठीक है। और वो परवाह नहीं करता था कि गवर्नमेंट क्या बोल रही क्या नहीं बोल रही, उसने टैक्स बढ़ा दिया, खूब टैक्स कलेक्ट किया, ठीक। उसको उसकी जो पॉलिसी थी उसको बोला जाता है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, और उसको निकनेम दिया हुआ था आयरन चांसलर। ये उसकी फोटो है बिस्मार्क की, ठीक है। अब जब उसकी आर्मी मजबूत हो गई, उसने फिर क्या किया, तो शेल्सविक करके और हॉलस्टेन करके दो जगह थी, है ना, वहाँ पे जर्मन पॉपुलेशन हुआ करती थी। उनको उसने इनकरेज किया कि वो रिवोल्ट करें वहाँ के रूलर डेनमार्क के खिलाफ, ठीक। 1864 में पहले तो इसने क्या किया, चालाकी से ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिलाया कि आ जाओ डेनमार्क को हटाते हैं रास्ते से, ठीक। उसके बाद फिर जब वहाँ वो लोग जीत जाते हैं, फिर बिस्मार्क उल्टा ऑस्ट्रिया के पीछे पड़ जाता है, ठीक है। प्रूशिया ने ऑस्ट्रिया को हरा भी दिया और इस तरीके से पूरा नॉर्थ जर्मन का कन्फेडरेशन बन गया। बिस्मार्क ने इटली को प्रॉमिस किया था कि हम तुमको वेनिस दिला देंगे ऑस्ट्रिया से, लेकिन तुम ऑस्ट्रिया की मदद मत करना, ठीक है। तो इटली बाहर रहा लड़ाई से, ठीक है। और बाद में उसने इटली ने जर्मनी ने इटली को वेनिस दिलवा भी दिया ऑस्ट्रिया से, ठीक है। नहीं तो सोचो ऑस्ट्रिया के अंडर में था इटली, और है ना। फिर उसने क्या किया, फ्रांस का जो नेपोलियन थ्री था उसको भी प्रॉमिस किया कि भाई तुम मेरे को इस लड़ाई में मत आना, ऑस्ट्रिया की लड़ाई में सपोर्ट करने के लिए, मैं तुमको कुछ अपना टेरिटोरियल हिस्सा दूंगा, ठीक है। तो इस चलते वो भी नहीं आया। और रशिया को ये पहले ही मदद कर चुका था, पोलैंड में कुछ एक रिवोल्ट हो चुका था, तो उसको दबाने में उसने मदद की थी रशिया की, तो रशिया भी बाहर रहा। तो इस तरीके से उसने ऑस्ट्रिया को आराम से हरा दिया, ठीक है। अब नॉर्थ का तो पूरा कब्जा हो गया, लेकिन साउदर्न जर्मनी पे अभी भी कहीं ना कहीं कब्जा नहीं हो रखा था। उसके पीछे ये भी कारण था कि जो नेपोलियन थ्री था वो नहीं चाहता था कि साउदर्न जर्मनी पे प्रूशिया का कब्जा हो, ठीक। अब जब ये नहीं चाह रहा था तो क्या होगा, दोनों के बीच में लड़ाई होगी, है ना। फ्रांको प्रूशियन वार होता है, लेकिन ये बहुत छोटा वार था। इसमें प्रूशिया जो है फ्रांस पे अटैक करता है 1871 में, और फ्रांस हार जाता है। नेपोलियन थ्री को गद्दी छोड़नी पड़ती है, और इवन फ्रांस को अपना एरिया भी देना पड़ता है, अल्सेस एंड लॉरेन करके जगह देनी पड़ती है, बहुत बड़ा एरिया है ये, ठीक है। और जो बाकी के जर्मन स्टेट्स थे उनको भी जर्मनी में मिला लिया जाता है,
मतलब प्रूशिया मिला लिया जाता है उस ज़माने के, सिर्फ ऑस्ट्रिया को छोड़ दिया जाता है, ऑस्ट्रिया को नहीं मिलाया जाता है। ठीक, इस तरीके से जर्मनी का पूरा यूनिफिकेशन होता है अंडर काइजर विलियम वन। ठीक, उसके बाद फिर जर्मनी धीरे धीरे पावरफुल बनती है, फिर वो भी अपना कॉलोनियल एम्पायर बढ़ाना चालू करती है ना, अलग अलग कंट्रीज में जाकर के कब्जा करती है जैसा ब्रिटेन कर रहा था। ठीक, अब एक आपको लास्ट पढ़ना है रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। अब देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से सोसाइटी में अनइक्वालिटी तो आई गई थी, है ना। एक तरफ थे वर्कर्स जो गरीब थे, उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनको कोई राइट्स भी नहीं था। ठीक, दूसरी तरफ थे कैपिटलिस्ट जो भर भर के प्रिविलेजेस थे उनके पास। ठीक है, वही मजे ले रहे थे सब चीज़ों का। तो कुछ एक लोग ऐसा सोचने लगे कि क्या सोसाइटी ऐसी नहीं हो सकती कि सब चीज़ उसमें इक्वल हो, सोशली भी इक्वल हो, इकोनॉमिकली भी इक्वल हो, है ना। आइडियाज उभरने लग गए इक्वालिटी के, फ्रीडम ऑफ स्पीच के, डेमोक्रेसी के। आइडिया ऑफ सोशलिज्म भी सामने आया जहाँ की इक्वल सोसाइटी की बात होने लग गई। ठीक, फिर एक बहुत ही माने हुए सोशोलॉजिस्ट सामने आते हैं, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब दास कैपिटल में लिखा कि अगर आप किसी भी दुनिया की हिस्ट्री पढ़ो तो वहां पे ना सिर्फ और सिर्फ कास्ट स्ट्रगल की ही हिस्ट्री है। ठीक, उनका मानना था कि कैपिटलिस्ट हमेशा चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट बढ़े और वर्कर्स की वेजेस कम रहे ताकि उनका प्रॉफिट बढ़ता रहे। ठीक है, और उनका कहना था कि ये स्ट्रगल हमेशा से चलता है और आगे भी चलता रहेगा, लेकिन अगर ये स्ट्रगल खत्म तभी हो पाएगा जब कैपिटलिज्म का एंड होगा, सोशलिज्म आ जाएगा। ठीक, सोशलिज्म में क्या होगा, ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन स्टेट के हाथ में होगी और इक्वल सोसाइटी होगी। मतलब जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह होंगे, जितना भी प्रोडक्शन का काम होगा, सबका सब कौन होगा, स्टेट का होगा। ठीक, और सब इक्वली ट्रीट होंगे, कोई किसी के पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा, किसी के पास कम नहीं होगा। तो पहला, सबसे पहले रशिया में रेवोल्यूशन होता है ना, और फर्स्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनती है रशिया में। कैसे बनी, क्या बनी, लंबी कहानी है, बट आपके यहाँ आपकी बुक में शॉर्ट में दिया है, पहली सोशलिस्ट गवर्नमेंट रशिया में बनती है। अब देखो, रशिया ना उस जमाने में इंडस्ट्रियली डेवलप्ड नहीं था, बहुत ही बैकवर्ड था, वो भी एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी वहाँ भी। ठीक है, वहाँ का जो राजा था उसको जार बोलते थे, वो बहुत ही ऑप्रेसिव रूलर था। ठीक है, तो वर्कर्स और जो पीसेंट्स थे उनका बहुत बुरे हालात थे। ठीक, तो उससे क्या हुआ, 1905 में रेवोल्यूशन हुआ। ठीक, और उससे आई सामने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और वहाँ पे पार्लियामेंट आती है जिसका नाम डूमा बोला जाता है। रशिया में पार्लियामेंट को डूमा बोला जाता है। ठीक है, और डूमा में रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, जैसे हम एमपी चुन के भेजते हैं इलेक्शन में ना, वैसे ही डूमा में भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे लोगों के। लेकिन 1905 के रेवोल्यूशन के बाद भी सिविल राइट्स और डेमोक्रेटिक जो रिप्रेजेंटेशन थी वो अभी भी बहुत लिमिटेड थी, और जो पहले जैसे सिचुएशन थी वैसे ही कंटिन्यू होती रही। ठीक, तो फिर 12 साल बाद फिर से 1917 में दूसरा रेवोल्यूशन होता है, क्योंकि अभी भी वर्कर्स की, पीजेंट्स की कंडीशन नहीं सुधरी थी और बिगड़ती चली गई थी, है ना। और जो वहाँ का रूलर था जार निकोलस टू, वो अपनी लाइफ मजे से काट रहा था, उसको कोई लेना देना नहीं था कि लोग क्या हैं। लोगों का बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, वो लोग इनह्यूमन वर्किंग कंडीशंस थी उनकी। ठीक है, टैक्सेस बहुत हाई थे, और लोगों को पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे उतने ज़्यादा। ऊपर से रशिया ने क्या किया, वर्ल्ड वार वन में चला गया। ठीक है, अब वर्ल्ड वार वन में जाने के लिए वो इक्विप नहीं था, रशियन सोल्जर्स के पास औजार नहीं, लड़ाई करने के लिए उनके पास एक और क्या हथियार नहीं थे। ठीक है, फिर भी वो कूद गए। ऊपर से उनके पास यूनिफॉर्म्स भी नहीं थे, तो आप सोचो ऐसे में सर्बिया की लड़ाई, सर्बिया में वो कैसे सरवाइव करते। और जो ज़्यादातर आर्मी में जो रिक्रूट हुए थे वो लोग क्या थे, स्किल्ड वर्कर्स थे। ठीक है, जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते थे उनको उठा के आर्मी में भर्ती करके लड़ने को भेज दिया, तो मारे गए बहुत सारे लोग, अंधाधुंध के लोग मारे गए। अब धीरे धीरे जो नोबल क्लास था ना, ब्यूरोक्रेटिक क्लास था, वो भी बहुत ही ज़्यादा जार निकोलस से परेशान हो चुका था। ठीक है, और कंट्री में बहुत बुरे हालात चल रहे थे, एक तरफ वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था, दूसरी तरफ फमीन हो गया, है ना, सूखा पड़ गया।
लेबर राइट्स होने लग गए, स्ट्राइक होने लग गया। स्ट्राइक्स में लोग कोर्ट्स पर अटैक करते थे, प्रिजन पर अटैक करते थे। ठीक है, इस तरीके से पूरी की पूरी सोसाइटी में अनरेस्ट फैला हुआ था, कोई भी खुश नहीं था। ठीक, आर्मी के पास एम्यूनिशंस नहीं थे, शहरों में खाना नहीं था। ठीक है, पीजेंट्स जो प्रोड्यूस करते थे उतना उनको पैसा नहीं मिलता था। अब देखो, आप कुछ प्रोड्यूस करते हो उतना उसको आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आप और भी नहीं काम करना चाहोगे फिर तो, है कि नहीं। और गवर्नमेंट ने इसी बीच में क्या किया, उसने सोचा कि मैं हम लोग पैसा छाप लेते हैं तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसने मिलियंस ऑफ रूबल्स नोट छाप डाले। आप जानते हो, इकोनॉमिक्स का एक रूल है, अगर आप पैसा छाप देते हो, है ना, तो उससे इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ती है, कम नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, मान लो, हर कोई सोचता है, पहले मैं भी सोचता था, अरे यार गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती, पैसा छाप करके और सबको पकड़ा दे, कितना अच्छा हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी। बट नहीं होगी। बताओ क्यों? क्योंकि आप सोच के देखो, अगर आपके गरीब लोग, अगर हर किसी को 1-1 लाख रुपए आज के डेट में दे दे तो अचानक सामान खरीदना चालू कर देगा, लेकिन वो सामान तो कम होगा ना। मान लो 10 ही चीजें मार्केट में अवेलेबल है, बट 100 खरीदने वाले पैदा हो गए, तो उसकी रेट और ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो इस चलते इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ जाता है अगर आप नोट छापते हो तो, जो कि जार के हाथ से बाहर निकल गई। ठीक है, सिचुएशन वर्स होने लग गई, क्योंकि मार्क्स और टोल्स्टॉय वगैरह जो थिंकर्स थे वो लिखते रहते थे, इससे लोग और ज्यादा पढ़ पढ़ के और ज्यादा डिमांड करते थे अपने राइट्स की। तो इससे क्या हुआ, एक काउंसिल ऑफ वर्कर्स का फॉर्मेशन किया गया, जिनको सोवियत बोला जाता था। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा ठक ठक की आवाज आ रही है, अचानक मेरे घर के पास में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो मैं कोशिश करता हूँ, वैसे भी थोड़ा सा रह गया, बस खत्म ही होने वाला है। तो सोवियत्स का, सोवियत्स करके एक, आप सोचो कि ऑर्गेनाइजेशन बनी। ठीक है, फरवरी 1917 में क्या हुआ कि जार को गद्दी से हटा दिया गया, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई। ठीक, कौन सी पार्टी? मेंशेविक पार्टी। बट ये गवर्नमेंट भी लोगों के डिमांड्स को फुलफिल करने में नहीं रह पाई। ठीक, फिर दूसरी पार्टी को दिया गया गवर्नमेंट, वो पार्टी का नाम क्या था? बोल्शेविक पार्टी, और इसका लीडर कौन था? लेनिन था। ठीक है, और ये पार्टी कब सत्ता में आई? अक्टूबर 1917। ठीक है, इस तरीके से अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ रशिया कंप्लीट होता है, और जार का रूल भी कंप्लीट होता है, और एक पूरा न्यू कंट्री का फॉर्मेशन सामने आता है, यूएसएसआर का, जहाँ की बिल्कुल सोशलिज्म था, कैपिटलिज्म नहीं था, एज अगेंस्ट यूरोप के। ठीक है, तो ये था पूरा चैप्टर। होप आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट करना, है ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको, आपकी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करेंगे। बुक जरूर पढ़ना। ठीक है, और हमने पूरा डिटेल में जितना पॉसिबल आपके बुक में मेंशन है वो बताया है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो फिर आपके काम का नहीं है, एग्जाम के स्कोप से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।